नया चैप्टर शुरू करेंगे। हम लोग आपसे पहले भी डिस्कशन किए थे जब क्लास शुरू किए थे कि हम लोग जो यहाँ पे गवर्नर हुए हैं और उनका जो महत्वपूर्ण काम है उसको अलग करके 1857 तक देखेंगे, ठीक ना। इसके बाद दूसरी चीज हम लोग फिर दूसरा कोई चैप्टर शुरू करेंगे जो आपको एक बार बताया हुआ भी है। तो आज हम लोग अब गवर्नर शुरू करते हैं, जो महत्वपूर्ण गवर्नर हुए हैं, ठीक है, बंगाल में। और फिर भारत के स्तर पे गवर्नर जनरल जो होंगे 57 के पहले वाले जितने गवर्नर उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। 57 1857 को हम एक हिस्ट्री का विभाजक रेखा मान करके, इतिहास का टर्निंग पॉइंट मान करके आपको जो 1857 के पहले जो अंग्रेजों की कहानी है वो आपसे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 1857 से आगे बढ़ेंगे और 1947 तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको शुरू करते हैं आज। देखें, आपको पता होगा तब बंगाल का पहला गवर्नर से हम लोग शुरू करेंगे। तो बंगाल में पहले गवर्नर हुए लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। आप सबको पता है कि प्लासी के वार में, प्लासी के युद्ध में हम लोग पढ़ चुके हैं, महत्वपूर्ण भूमिका क्लाइव की थी। और इसके कारण से प्लासी के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव को गवर्नर बनाया गया और ये जून 1758 में गवर्नर हो गए, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव के बारे में आप सबको पता है, एक छोटे से पद से कंपनी में शुरू करेगा, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण क्लाइव की जो भूमिका है आपके दिमाग में रिकॉल होनी चाहिए। कर्नाटक के जो वार है उसमें आपको पढ़ना हम लोग को था कि अंग्रेजों को इन्होंने सलाह दिया कि अकाट पे घेरा डालो, अकाट पे घेरा डालेंगे तो वहां पे, ठीक है, कर्नाटक का जो नवाब है जो तिरुचिरापल्ली को घेर के बैठा हुआ था वहां से हटेगा और हम लोग वहां विजयी होंगे। तो इस सलाह के कारण से क्लाइव का मान बढ़ा था। और प्लासी के बारे में तो क्लाइव ने अंग्रेजों की सत्ता स्थापित कर दी। प्लासी के युद्ध में जो विजय है वो क्लाइव के कारण से हुआ, ठीक है। तो इसको इसके इनाम के फलस्वरूप जून 1758 में गवर्नर बनाया गया और यहाँ से लेकर 1760 तक मानिए ये गवर्नर रहे। फरवरी 1760 तक ये बंगाल के गवर्नर हैं। तो यहाँ पे हमको जानना था कि प्लासी के युद्ध के बाद, ठीक है, बंगाल में प्रथम गवर्नर के रूप में लॉर्ड क्लाइव नियुक्त किए गए, ठीक है, जो 1760 तक, फरवरी 1760 तक गवर्नर रहेंगे, ठीक। और फरवरी 1760 में हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं क्या, फरवरी 1760 तक, इस समय ये वापस इंग्लैंड चला गया। तो क्लाइव वापस इंग्लैंड चलेगा। तो यहाँ पे क्लाइव ब्रेक हुआ, क्लाइव का कहानी। क्लाइव को दोबारा इंडिया आना हम लोग फिर दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्लाइव के जाने के बाद विंसेंटाट दूसरे गवर्नर हुए, ठीक है। देखिए क्रोनोलॉजी हम आपसे लगातार चर्चा करते रहते हैं कि गवर्नर में या राजा में एक क्रोनोलॉजी भी पूछा जाता है कि किसके बाद कौन, ठीक है। तो औसत सेंस में हमको ध्यान रखना पड़ेगा। लॉर्ड क्लाइव के बाद विंसेंटाट गवर्नर हुए 1760 से 65 इनका पीरियड है। अब विंसेंटाट के समय जो महत्वपूर्ण काम होंगे हम लोग उसको देखेंगे कि विंसेंटाट ने क्या महत्वपूर्ण, इनके समय में क्या महत्वपूर्ण घटना चक्र चला विंसेंटाट के समय। तो सबसे पहले क्या चलेगा, मिर्जाफर को हटाकर इसने, आपको पता है प्लासी के युद्ध के बाद कौन बंगाल का नवाब बना, मिर्जाफर बना। विंसेंटाट ने क्या किया 1760 में, मिर्जाफर को हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बनाया, ठीक है। तो मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। अब यह पूछेगा आपसे किस गवर्नर के द्वारा, तो आपको पता है विंसेंटाट के द्वारा बनाया गया, ठीक है। फिर आपको दूसरी बात पता है, हम लोग पढ़ के आए हैं मीर कासिम। मीर कासिम जब विद्रोह करेगा अंग्रेजों के खिलाफ, जब लड़ाई छेड़ देगा तब क्या होगा, मीर कासिम पटना में जीतेगा लेकिन पटना में हारेगा और बक्सर भाग जाएगा। ये बक्सर बोलते हैं, आपका अवध चला गया भाग करके। अवध भाग जाएगा तो क्या होना है, 1763 में फिर से मिर्जाफर नवाब हो जाएगा, ठीक है। किसने बना दिया, फिर विंसेंटाट ने बना दिया इसको, क्लियर है। तो मिर्जाफर दो बार नवाब बनता है, दो बार नवाब की कुर्सी पे बैठेगा, ध्यान रखिएगा। पहली बार 1760 में बना, दूसरी बार 1763 में बना, ठीक है। और बीच का जो पीरियड है वो मीर कासिम के पास है। ये मिर्जाफर मीर कासिम को बनाना और फिर मिर्जाफर को बनाना, ये दोनों विंसेंटाट का ही काम है, ठीक। फिर आपको पता है बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर के युद्ध के समय अगर पूछा जाएगा बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, तो ये पूछे जाने वाला प्रश्न है।
तो बक्सर के युद्ध के समय कौन है? वेंसीटाट ही गवर्नर, ठीक है। वेंसीटाट बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर है। आपसे हमने पिछले में ही पूछा था कि पूछा जाएगा बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन है, तो आपका मीर जाफर है। देख रहे हैं मीर जाफर बन गया वापस 1763 में। मीर जाफर बंगाल का नवाब है। पूछा जाएगा मुगल सम्राट कौन है, ये भी आपके जहन में होना चाहिए, हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। मुगल सम्राट शाह आलम है, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध के समय हम लोग देख रहे हैं गवर्नर कौन था, तो वेंसीटाट था, ठीक। अब बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया इसी के पीरियड में। तो बक्सर का युद्ध समाप्त होगा तो नवाब कौन बना? ये भी कौन बना रहा होगा? वेंसीटाट ही बनाएगा। बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ, वेंसीटाट के समय बक्सर का युद्ध हो गया और निजामुद्दौला नवाब बना। आपको पता है निजामुद्दौला को नवाब कुछ दिन के लिए बनाया गया, और जो बंगाल का अंतिम नवाब है, इसके बाद से बंगाल का राज भी अंग्रेजों ने मिला लिया, ठीक है। तो निजामुद्दौला नवाब बना किसके समय? वेंसीटाट के समय ही। इतनी बातें हमको वेंसीटाट के बारे में जाननी थी, ठीक है। और फिर हम लोग लौटेंगे वापस 65 में। 1765 में फिर से बना कौन? क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव दोबारा गवर्नर बना। ये दोबारा आएगा बक्सर के युद्ध के बाद। फिर जब गवर्नर भारत में भेजे जाने थे तो अंग्रेजों ने विचार किया कि क्यों ना क्लाइव को भेजा जाए, कि प्लासी के युद्ध के बाद नींव रखने का काम या कर्नाटक बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम क्लाइव ने किया है, इसी को वापस भेजा जाए। और क्लाइव वापस यहाँ पे गवर्नर बन के आया और 65 से 67 तक ये गवर्नर रहेगा। इस बार जो गवर्नर बन के आया तो 65 से 67 तक ये बंगाल का गवर्नर है, ठीक है। अब देख फिर से हम लोग यहाँ देखेंगे जब क्लाइव गवर्नर बन के आएगा तो सबसे पहले क्या स्थिति है? बक्सर का युद्ध समाप्त हो चुका है, क्लाइव पहुंचा। तो क्लाइव पहुंचेगा तो सबसे पहले इसने क्या किया? इलाहाबाद की संधि की, ठीक। इलाहाबाद की संधि पहली संधि होनी है पहले। देखिए हिस्ट्री को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब देखेंगे हम लोग पहले बंगाल में के नवाब को देख चुके हैं, वहां भी हम लोग बक्सर की लड़ाई इलाहाबाद की संधि पढ़े हैं। हम यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं। इतिहास बार बार दोहराना ही चाहिए, बार बार उसको पढ़ेंगे, गवर्नर के काम में भी जानेंगे तो आपके जहन में वो अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है। देखिए इलाहाबाद की प्रथम संधि होनी है, कब हुई? तो 12 अगस्त 1765 को हुई। किसके साथ हुई? तो शाह आलम के साथ हुई। शाह आलम और क्लाइव के बीच में होगी, ठीक है। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, क्लाइव हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लाइव ने क्या किया? इलाहाबाद की प्रथम त्रुटि की है शाह आलम के साथ। इसके में क्या बातें रखी गई? इसमें रखा गया कि इलाहाबाद और करा का जिला, करा का जिला किसको मिलेगा? शाह आलम को मिलेगा। किसके पास चला गया? शाह आलम के पास। शाह आलम कौन है? मुगल सम्राट है। दूसरी बात आपको जाननी थी, मुगल सम्राट ने इन लोगों को क्या दिया? तो मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को दिया है, जो कंपनी को दिया है वो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा का किसके द्वारा दे दिया गया? शाह आलम के द्वारा दे दिया गया। किसको? कंपनी को दे दिया गया। कंपनी इसके बदले शाह आलम को क्या देगी? 26 लाख रुपया देगी, ठीक है। कंपनी इसके बदले शाह आलम को 26 लाख रुपया देगी। इसके साथ साथ जानेंगे निजामत के खर्च के लिए ये क्या है, 26 लाख क्यों दे रही है? क्या मिला है इसको? दीवानी अधिकार मिला है ना। तो दीवानी अधिकार के बदले दिए, कर का जो व्यवस्था उसका अधिकार के बदले दे दी 26 लाख। फिर निजामत के खर्च के लिए, निजामत मतलब ये कानून व्यवस्था, पुलिस संरक्षण, फौजदारी मामला से संबंधित जो मामले निजामत में देखे जाते हैं, इसके लिए खर्च के लिए 53 लाख देगी। ये कंपनी ने एग्रीमेंट किया, ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई और कंपनी इसको 26 लाख रुपया, निजामत के खर्च के लिए 53 लाख रुपया देना कंपनी ने स्वीकार किया, ठीक है। यही पहली त्रुटि है मेरी। इलाहाबाद की प्रथम संधि खत्म हुई। इसके बाद आपको जानना है, कोशिश करेंगे आप लोग लिखते जाने का, जो भी चीज कर पाए। देखिए इलाहाबाद की दूसरी संधि होनी है। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब होगी? 16 अगस्त। ये किसके साथ हुआ? तो सुजाउद्दौला के साथ हुआ। ये सुजाउद्दौला कौन है? अवध का नवाब, ठीक है। सुजाउद्दौला कौन है? तो अवध का नवाब है। इसके साथ हम लोग क्या किए? 16 अगस्त इलाहाबाद की दूसरी संधि किए। इसमें क्या प्रावधान होगा?
तो इलाहाबाद और कड़ा के जिले जो देना स्वीकार किया था किसने? अंग्रेजों ने कहा था कि शाह आलम को दे देंगे, लेकिन ये था किसका? ये था अवध के नवाब का। इससे अवध के नवाब से सहमति ले लिया गया इसी संधि में कि इलाहाबाद और कड़ा का जिला शाह आलम का होगा। क्लियर है? पहले अंग्रेजों ने शाह आलम को कह दिया देंगे, लेकिन वो था अवध के पास, इसलिए दूसरी संधि जब अवध के साथ होगी तो पहली बात यही हुई कि ये जिले हम लोग शाह आलम को देंगे, और अवध ने इस पर सहमति दे दी। दूसरा, अवध से 50 लाख रुपया मांगा गया। किसके लिए? युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए। ठीक है, अवध से 50 लाख रुपए ले गए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए। तीसरी शर्त रही इसमें कि बनारस में एक जागीरदार थे बलवंत सिंह, बनारस के जागीरदार थे बलवंत सिंह। ठीक है, इनको वापस जागीरदारी दी गई। ठीक है, इनकी जागीरदारी अवध ने ले लिया था, तो कहा गया कि बलवंत सिंह की जागीरदारी वापस की जाएगी। ये मेरा दूसरा इलाहाबाद का संधि है। पहला इलाहाबाद का संधि शाह आलम के साथ हुआ, दूसरी संधि किसके साथ होनी है? तो सुजाउद्दौला के साथ होनी है। सुजाउद्दौला के साथ जो संधि हुई उसके ये प्रावधान है कि इलाहाबाद और कड़ा के जिले शाह आलम को मिलेंगे, 50 लाख रुपया अवध ने अंग्रेजों को दिया और बलवंत सिंह को वापस बनारस में जागीरदारी दे दी गई। ठीक है, ये अब हम लोग क्लाइव के काम पढ़ रहे हैं। क्लाइव जो दूसरी बार गवर्नर बन के आया है 65 से 67 उसमें। ठीक है, इसी में आगे बढ़ेंगे। क्लाइव ने बंगाल में एक व्यवस्था लागू किया, इसको हम लोग कहते हैं द्वैध शासन। ठीक है, दोहरी प्रणाली या द्वैध शासन क्लाइव का है, बंगाल में लागू किया गया। ये भी आपसे बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है कि द्वैध शासन क्या है, बंगाल में किसने लागू किया? तो किसने लागू किया है? क्लाइव ने लागू किया। ये था क्या? ये ऐसी व्यवस्था है, इसमें क्या था? द्वैध शासन में ऐसी व्यवस्था होगी, द्वैध शासन, जिसमें सिंपल सा ऑप्शन नहीं आएगा, अधिकार किसके पास है? तो कंपनी के पास होगा। द्वैध शासन प्रणाली में क्या होना है? अधिकार किसके पास? तो कंपनी के पास। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास? दायित्व किसके पास? तो ये मान के चलिए भारतीयों के पास, नवाब के पास बोलिए, या फिर नवाब तो खत्म हो गए, नवाब मत बोलिए आप, हाँ ठीक है, ये भारतीयों के पास है। नवाब के रूप में जो उनके जगह पर रिप्लेस होंगे, अभी हम लोग आगे देखेंगे, उनके पास। ठीक है, तो कंपनी ने बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए सारा अधिकार अपने पास रखा। कैसे? इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, मुगल पीरियड में कैसा था मेरा सिस्टम? मुगल पीरियड में क्या होना है कि एक सूबेदार का पद होता था और एक दीवान का पद होता था। मुगल में क्या होना है? एक सूबेदार और एक दीवान। तो दीवान क्या करेगा? नाम सब समझ रहे हैं, ये आर्थिक व्यवस्था देखता है, कर व्यवस्था को देखने वाला, और जो दीवानी केस होगा, दीवानी कानून, ठीक है, संपत्ति का जो कानून है उसको देखने वाला कौन होता है? दीवान होता था। सूबेदार कौन होता था? तो सूबेदार जो होगा निजामत का हेड होगा। अब पढ़ रहे हैं निजामत के खर्च के लिए, अभी आपसे पढ़ा आपने, निजामत के मतलब सैनिक के लिए, पुलिस के लिए, जो प्रशासन के लिए जो काम होना है, पुलिस और फौजदार कानून, फौजदारी कानून जो होगा वो कौन देखेगा? वो निजामत देखेगा। ठीक है, सैन्य व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, फौजदारी कानून, ये देखने का काम निजामत के पास है, और आर्थिक जो कर व्यवस्था वो देखने का काम दीवान के पास है। तो मुगल काल में बंगाल में दो पद हुआ करते थे, एक सूबेदार होता था, एक दीवान होता था। क्लियर है? जब मुर्शिद कुली खां वहां का नवाब होगा तो उसने ऐसा किया कि दोनों काम खुद ही करने लगा। वो ये दोनों काम नवाब लोग खुद ही ले लिए। ठीक, अब हम लोग वापस लौटिए। यहाँ तक पृष्ठभूमि समझना जरूरी था कि कंसेप्ट दिमाग में आपका रहे कि होता कैसा था। तो एक लाइन बोल के आपको निकल जाएंगे तो फिर आपके दिमाग में कंसेप्ट नहीं बनेगा। कंसेप्ट आपके दिमाग में ये बनना चाहिए था कि मुगल के पीरियड इसमें दो पार्ट में बटा हुआ ही था काम। फौजदारी अलग था, दीवानी अलग था, इसके लिए सूबेदार थे, इसके लिए दीवान थे। क्लियर है? बंगाल के नवाबों ने दोनों काम अपने पास ले लिया था। अब जब अंग्रेज आ गए 1765 में, तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने, अब अंग्रेज क्या बन गए? एक तरह से दीवान बन गए हैं।
हम पढ़ रहे हैं ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की क्या हुआ, दीवानी अधिकार किसको मिला, कंपनी को मिला। मतलब कंपनी क्या हो गई अब 1765 में, दीवान वाला पद कंपनी ने ले लिया। ठीक है, लेकिन कंपनी अभी करेगी क्या, ये खुद से टैक्स वसूलने का काम नहीं करेगी। कंपनी को दीवानी अधिकार तो मिल गया, लेकिन कंपनी ने अभी प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं किया कि हम सीधा कर वसूलेंगे, अपने अधिकारी रख लेंगे, कर्मचारी रख लेंगे, ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया, इसने उप दीवान बहाल किए। ठीक है, इसने उप दीवान बनाए कि हम अपने नीचे एक दीवान बना देते हैं, इसी का नाम हो गया उप दीवान। डिप्टी दीवान हो गए लोग, जो क्या करेगा, कर वसूलने का काम करेगा। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन हो गया, कौन उप दीवान बना। तो बिहार में उप दीवान बनाया गया सिताब राय। कौन बन गया बिहार में, तो सिताब राय को उप दीवान बनाया गया। बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है कि कंपनी में या क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसको नियुक्त किया, तो सिताब राय को नियुक्त किया। ठीक है, बंगाल में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया। 3 स्टेट में होना है, उड़ीसा में भी होगा। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिला है, तो यहाँ पे किसको किया, तो राय दुर्लभ को किया। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, इसी से क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही कंपनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उप दीवान को दे दी कि भैया आप लोग कर वसूल के दीजिए, मेरे पास सिर्फ अधिकार है। ठीक है, तो ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी अधिकार इन उप दीवानों को दे दिए गए। ठीक है, तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, बंगाल में कौन है, बिहार में कौन है, उड़ीसा में कौन है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग इसके और कुछ सुधार को देखेंगे। क्लाइव का कुछ सैनिक सुधार और असैनिक सुधार भी हमको देखना है। क्लाइव ने दोनों क्षेत्र में सुधार के प्रयास किए, सैनिक क्षेत्र में भी प्रयास किया और असैनिक, असैनिक मतलब फिर वही सिविल है, सिविल मामला में सुधार। तो सिविल मामले में क्या सुधार करेगा ये, क्लाइव ने एक चीज देखा, पहले हम लोग सिविल मामले को देखेंगे कि जो कंपनी के कार्यकर्ता हैं, कंपनी का जो आदमी सब है, तो जो कर्मचारी है खासकर अंग्रेज, वो क्या करते हैं, अपना निजी व्यापार कर रहे हैं। हम लोग को पता है कि बक्सर का जो युद्ध है उसका बड़ा कारण यही था, मीर कासिम ने अंग्रेजों के निजी व्यापार पे दस्तक के दुरुपयोग पे ही प्रश्न खड़ा किया था। निजी व्यापार करते हैं और क्या करते हैं, कर नहीं देने के लिए दस्तक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से कोई आदमी अगर अपना निजी व्यापार कर रहा है, इंडिया में आया है कर्मचारी बन के ईस्ट इंडिया कंपनी का, और यहाँ के क्या कर रहा है, अपना निजी बिजनेस शुरू कर दिया, तो उसका कहाँ पर लस्ट होगा ज्यादा, किसी भी व्यक्ति का तो अपना निजी व्यापार में होगा। वो कंपनी के लाभ और हानि की चिंता नहीं करेगा, बल्कि अपने लाभ और हानि की चिंता करेगा जब वो अपना निजी व्यापार कर रहा है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, इसके जो कंपनी के कार्यकर्ता थे निजी व्यापार कर रहे थे और कंपनी की चिंता के स्थान पे अपनी चिंता कर रहे थे। तो क्लाइव ने क्या किया, सबसे पहले निजी व्यापार पर रोक लगा दिया, कहा भाई आप निजी व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा, बहुत सारे कंपनी के अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे थे, यहाँ के लोगों से, राजा महाराजा जमींदार से गिफ्ट ले रहे थे, उपहार के नाम पे बहुत सारा धन ले लेते थे। कहा कि आप उपहार नहीं ले सकते, उपहार लेना पे प्रतिबंध लगाए। ठीक है, तो क्लाइव ने 2 चीजें लगा दी यहाँ पे, क्या कर दिया, एक निजी व्यापार पर रोक, दूसरा उपहार पर रोक लगाया। तो अब देखिए, जब ये 2 काम करेगा तो निश्चित रूप से क्या होना है, कंपनी के जो कर्मचारी या जो कार्यकर्ता अभी तक इससे लाभ कमा रहे थे उनको हानि होने लगेगी। तो इसके क्षतिपूर्ति के लिए क्लाइव ने एक दूसरा उपाय निकाला कि ठीक है आप लोगों को नुकसान होगा तो इसकी भरपाई करेंगे। कैसे भरपाई करेंगे, कहा है कि व्यापार समिति बना देते हैं, एक ट्रेड सोसाइटी बनाते हैं। ठीक है, उसने क्या किया, एक व्यापार समिति बना दी। बिल्कुल ध्यान से समझिए, व्यापार समिति बनाई गई। इस व्यापार समिति को बोला गया कि नमक, सुपारी और तंबाकू, तीनों चीज आप ध्यान में रखिएगा। क्या बोला जा रहा है आपसे, क्लाइव ने निजी व्यापार पर रोक लगाई और इसकी क्षतिपूर्ति के लिए एक व्यापार समिति, ठीक है, सोसाइटी फॉर ट्रेड का गठन कर दिया और उसको कहा कि आप नमक, सुपारी और तंबाकू का व्यापार का एकाधिकार दे दिया कि आप 3 चीज का व्यापार अब आप लोग कीजिए। ठीक है, ये व्यापार कमेटी व्यापार करेगी, लाभ होगा
अब लाभ को कहा गया कि अधिकारियों में परसेंटेज के हिसाब से बढ़ जाएगा। ठीक है, जो जिस रैंक का अधिकारी है उसका परसेंटेज उसे तय करते हुए बढ़ जाएगा। मतलब गवर्नर से लेकर के निचले स्तर के अधिकारी तक इसका लाभ बांटा जाने लगा। ठीक है, और तो एक तरह से क्या किया गया, निजी व्यापार के स्थान पे एक व्यापार समिति को यह अधिकार दे दिया गया कि भैया 3 चीज का व्यापार कीजिए और लाभांश को कंपनी के अधिकारियों में बांट दीजिए। ठीक है, तो ये इनके आसानिक सुधार में चलेंगे। लेकिन देखिए, ये तो क्लाइव ने कर दिया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जब ये प्लान पता चला क्लाइव का कि इस तरह से क्लाइव यहाँ पे व्यापार में करवाना चाहता है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इससे इनकार कर दिया, इसकी अनुमति नहीं दी गई। ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1766 में, ठीक है, 1766 में कहा दिया कि नहीं, इस योजना को हम लोग नहीं मानेंगे, और योजना अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो 1766 में अस्वीकार कर दिया। यह अस्वीकार करने के बाद क्लाइव ने भी 1767 में इस आशय की घोषणा कर दी कि वह व्यापार समिति नहीं चलेगी। 1 साल तक चला, अंतिम रूप से 1768 में व्यापार समिति समाप्त हो गई। क्लियर हो गया? तो इसने जो असैनिक सुधार के प्रयास किए थे, व्यापारिक सुधार के प्रयास किए थे, वो व्यापार समिति के गठन के रूप में सामने जरूर आया, लेकिन बाद में 1768 तक जाते जाते ये व्यापार समिति समाप्त हो गई। ठीक है, अब हम लोग इसका देखेंगे सैनिक सुधार। ठीक ना, असैनिक के बाद एक चीज आपको देखना था इसका, हाँ ठीक, सैनिक सुधार आप देखेंगे। तो सैनिक सुधार पे क्या है कि सैनिकों को यहाँ पर दोहरा भत्ता मिलने का एक परंपरा था। ठीक है, क्या था? दोहरा भत्ता मिलना था। तो सामान्य रूप से पहले क्या होता था, दोहरा भत्ता कब मिलता था, किसी को पता है? दोहरा भत्ता सैनिकों को कब मिलेगा? युद्ध के समय, जब युद्ध चल रहा हो उसमें कहा जाता था कि आपको युद्ध में भाग लेने में दोहरा भत्ता देंगे, मतलब 100 रुपया वेतन है तो युद्ध के दिनों में 200 मिलेगा। ठीक है, मिर्जाफर जब नवाब हुआ, क्या हुआ इस समय? शांति काल में, मतलब ठीक है भाई कोई युद्ध नहीं हो रहा है, शांति काल है, शांति काल का मतलब अभी युद्ध नहीं हो रहा है, इसमें भी कह दिया कि चलिए दोहरा भत्ता देंगे, चाइना है तो दोहरा भत्ता ले लीजिए। ठीक है, तो मिर्जाफर ने तो कह दिया, दोहरा भत्ता मिलने लग गया, लेकिन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पसंद नहीं आया। 1763 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे, इन्होंने कहा कि नहीं ये सही नहीं है, गलत है, ठीक है, इसको बंद कीजिए। 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बंद करने के लिए कह दिया, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं हुआ। क्लियर? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने आदेश जरूर दिया लेकिन पालन नहीं हुआ, दोहरा भत्ता मिलता रहा। ठीक है, केवल क्या चेंज हुआ कि 1766 से हो गया कि भाई बंगाल और बिहार से बाहर जो लोग हैं उसको दोहरा भत्ता मिल रहा था, कि जो लोग बंगाल और बिहार से बाहर जाके सेवा दे रहा है उसको दोहरा भत्ता मिल रहा है। अब जब क्लाइव आया, हम लोग पढ़ना क्लाइव, ठीक है, ये क्लाइव के पहले की कहानी है ना, पहले की कहानी की 1763 में मना हो गया था कि दोहरा भत्ता बंद कीजिए। ठीक है, उसमें प्रशासन ने इस पे ध्यान नहीं दिया, दोहरा भत्ता मिलते रह गया। लेकिन जब क्लाइव आया तो इसने क्या किया, इसने कहा कि नहीं भाई दोहरा भत्ता बंद, इसने इस आदेश को लागू करवा दिया। जो दोहरा भत्ता बंद करने का आदेश था, क्लाइव ने क्या किया, उसको लागू करवाने का काम किया। जब वो लागू करवा देगा तो दोहरा भत्ता बंद हो गया। ठीक है, अब जब दोहरा भत्ता बंद हुआ तो इसके खिलाफ प्रतिक्रिया हुई सैनिकों में, खासकर 2 जगह का नाम आपको याद रखना, मुंगेर प्लस इलाहाबाद। यहाँ के किस सैनिकों ने? अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोह किया। ये सोवियत सैनिक का विद्रोह है, ऐसा नहीं इंडियन सैनिक। अंग्रेज जो सैनिक थे, जो अफसर थे, उसके उन लोगों ने इसका विद्रोह किया कि नहीं भाई हमको दोहरा भत्ता मिलता, आप बंद कर रहे हैं, सही नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया, इसके जो अधिकारी हैं अंग्रेज सैनिक के, इन्होंने कहा कि हम सामूहिक रूप से त्याग पत्र देंगे, रिजाइन कर देंगे नौकरी से। ठीक है, नहीं नौकरी करना चाहते ऐसे में। इनको लगा था कि दबाव है क्लाइव के ऊपर, अभी राज्य निर्माण हो रहा है, मराठों का आक्रमण की संभावना है, क्लाइव झुक जाएगा, दोहरा भत्ता मिलेगा। लेकिन क्लाइव ने क्या किया, कठोरता से डिसीजन लिया, बोला चलिए ठीक है, आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं, त्याग पत्र दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है,
स्वीकार कर लिया, बोला ओके, ठीक है, त्यागपत्र स्वीकार कर लिए कि आप नौकरी छोड़ दीजिए। उसके बाद जो नेता थे, मतलब त्यागपत्र अभियान में जो लोग नेतागिरी कर रहा था, जो अफसर नेता थे, इनको बोला गया कि मुकदमा चलाओ सब पे, गिरफ्तार करके सब पे मुकदमा चलवा दिया, ठीक है। जो छोटे अधिकारी थे, जो छोटे सैनिक अधिकारी थे, ठीक है, जिसको अभी कमीशन नहीं मिला हुआ था, बड़े अधिकारी को कमीशन मिलता है, सेना में कमीशन मिलना अफसर को प्राप्त होता है, बोला कि इनको दे दो कमीशन, मतलब इनको वरीय अधिकारी वाला बात इनमें लागू कर दो। मतलब पूरी तरीके से क्या कर दिया उसने, जो सैनिक अधिकारी विद्रोह कर रहे थे उनको शांत कर दिया कि भैया आप पे मुकदमा दायर कर देंगे, आप रिजाइन स्वीकार कर लिए, और आपके जगह पे काम कौन करेगा, ये छोटे सैनिक अधिकारी हैं, उनको कमीशन दे दो। इस तरह ये विद्रोह शांत हो गया, ठीक है। और लॉर्ड क्लाइव ने श्वेत विद्रोह, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत विद्रोह है ये, हिस्ट्री में आपसे पूछेगा, श्वेत विद्रोह है, श्वेत सैनिकों का विद्रोह है, ठीक ना। क्या कारण था ये, कारण पूछेगा तो आपको बताना होगा, दोहरा भत्ता बंद करना। कहाँ के सैनिकों ने विद्रोह किया, तो आप बताएंगे मुंगेर और इलाहाबाद के ने विद्रोह किया, ठीक है। क्लाइव ने क्या किया, उसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है। इस तरह क्लाइव के समय में आप सैनिक असैनिक विद्रोह या सुधार भी देख लिए, ठीक है। चलिए, अब क्लाइव खत्म हुआ आपका। अब इस पे एक दो बातें हैं, जो स्टेटमेंट एक दो लोगों का है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो पूछता है। बर्क है, ब्रिटिश सांसद है, इन्होंने क्लाइव के बारे में कह दिया कि क्लाइव बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला। क्या कहा क्लाइव को कि बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला, फाउंडेशन, तो बड़ा फाउंडेशन रखने वाला ये गवर्नर था, ठीक है। तो बड़ी नींवें रखने वाला बर्क का स्टेटमेंट आ गया। स्पीयर ने, पर्सिवल स्पीयर, दूसरा एक है पर्सिवल स्पीयर, इसने क्या कहा, स्पीयर ने कहा कि भविष्य का अग्रदूत है क्लाइव। क्या था, कहा कि भविष्य का अग्रदूत। अब आपसे पूछता है सब एग्जाम में, इसलिए आपको लिखवा रहे हैं, भविष्य का अग्रदूत या अंग्रेजी साम्राज्य का क्या, अग्रगामी। अंग्रेजी साम्राज्य में अग्रगामी कहा गया किसको, क्लाइव को। किसने कहा दिया, पर्सिवल स्पीयर, नाम भी ध्यान रखना होगा, स्पीयर का है। अग्रगामी या भविष्य का अग्रदूत, वर्क का क्या है, बड़ी बड़ी नींव रखने वाला, ठीक है। लेकिन इसी समय पन्नीकर ने भी कुछ कहा, ठीक है। तो पन्नीकर ने क्या कहा, के एम पन्नीकर, इंडियन है ये, इन्होंने इसके उलट कहा। ये लोग तो सब तारीफ कर रहा था, के एम पन्नीकर ने कहा कि इससे अधिक लूट तो बंगाल में कभी हुआ ही नहीं, ये पूरा लूट का राज्य था, ठीक है। कंपनी ने बंगाल में डाकों का राज स्थापित किया। इसने कहा कि 65 से 72 जो पीरियड है मेरा 65 से 72 का, उसमें 65 में क्लाइव के द्वारा क्या हुआ, ठीक, कंपनी ने लूट का साम्राज्य स्थापित किया है, बंगाल में डाकों का राज स्थापित किया। के एम पन्नीकर का इसी पीरियड पे स्टेटमेंट है कि कंपनी ने बंगाल में डाकों का राज स्थापित किया, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोग का क्लाइव समाप्त हुआ। क्लाइव के बारे में जो बातें जाननी थी हम लोग जान लिए हैं। अब एक और बड़े गवर्नर जनरल के काम को पढ़ लेंगे तो आज का हम लोग का खत्म भी होगा, दो भी कम से कम जानेंगे। देखिए, इसके बाद बेरे हस्ट बने गवर्नर, व्यक्ति से आइएगा तो तीसरे व्यक्ति हैं, ठीक है। क्लाइव के बाद, ठीक है, वेंटिटाट, उसके बाद बेरे हस्ट तीसरा, लेकिन गवर्नर का देखिएगा रैंकिंग तो चौथा, क्लाइव 2 बार रह गया है, ठीक ना। तीसरे व्यक्ति हैं, वैसे व्यक्ति के रूप में तीसरे हैं, ठीक है। 67 से 69 ध्यान रखना है बस, और कोई बात इनमें नहीं ध्यान रखनी है आपको, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि क्लाइव के बाद कौन बना, ठीक है। तो वेरेहस्ट बना, और फिर इसके बाद कौन बना। कोई महत्वपूर्ण काम ऐसा नहीं है जो आपसे एग्जाम में या पूछा जाता हो। कार्टियर बने 69 से 72, पीरियड कब है, 69 से 72, ठीक है। ये दो गवर्नर को आपको केवल इसलिए याद रखना है क्रोनोलॉजी के लिए बस, ठीक है। बेरेहस्ट और कार्टियर को कैसे याद रख रहे हैं हम लोग, क्यों याद रख रहे हैं, तो क्रोनोलॉजी के लिए याद रख रहे हैं, ठीक ना। अब इसके बाद 72 से 73 वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स 72 से 73 क्या है, ये बंगाल का गवर्नर रहा, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर आपको पता है लॉर्ड क्लाइव, सॉरी क्लाइव, हाँ ठीक है, क्लाइव हुआ, बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव बनेंगे, ठीक ना।
आपको अंतिम गवर्नर पूछेगा अगर, तब यही वारेन हेस्टिंग्स है। बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का गवर्नर है क्या है, अंतिम गवर्नर है, ठीक ना, 72 से 73 में। ठीक, यहाँ पे गवर्नर के रूप में सिर्फ इतना ही याद रखिए, 72 से 73 में कौन था गवर्नर, तो हेस्टिंग्स था, और ये बंगाल का अंतिम गवर्नर है। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, गवर्नर जनरल। अब नाम बदल गया, अब ये गवर्नर नहीं कहे जाएंगे, इसलिए अंतिम गवर्नर बताया, हेस्टिंग्स अभी आगे चलेगा, लेकिन चूंकि ये गवर्नर जनरल के नाम से अब जाने जाएंगे। क्या हुआ, 1773 का एक्ट पारित हुआ, ठीक है, हम लोग एक्ट भी अलग से पढ़ने वाले हैं। 1773 के एक्ट में गवर्नर का नाम क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक है, गवर्नर का नाम क्या हो गया, गवर्नर जनरल हो गया। 73 के एक्ट में यहाँ पे क्लियर लिख लीजिए, गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया। दूसरा क्या हुआ कि अब कंपनी के ऊपर ब्रिटिश नियंत्रण प्रारंभ हुआ है, पहली बार कुछ ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ कंपनी के ऊपर, किससे, इसी 1773 के एक्ट से होना है। 1773 का एक्ट ही है जो ब्रिटिश नियंत्रण कंपनी पे प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह गवर्नर जनरल कौन हो गया, क्लाइव हो गया। तो 1773 से एक लंबा पीरियड क्लाइव का है 85 तक, ठीक है, किस रूप में, गवर्नर जनरल के रूप में। गवर्नर के रूप में 72 से घुस गया, दोनों चीज का ध्यान रखिएगा, गवर्नर तो 72 से है, क्लियर है, गवर्नर जनरल के रूप में 73 से 85। गवर्नर जनरल का पीरियड पूछेगा तो आप 73 से 85 ही कीजिएगा, ठीक है, गवर्नर जनरल है ये। अब गवर्नर जनरल के कुछ काम है हम लोग देखेंगे हेस्टिंग्स के, ठीक ना। इसके बाद आज हेस्टिंग्स ही पढ़ा के छोड़ देंगे आपको, इसका दूसरा गवर्नर जनरल नहीं देखेंगे। हेस्टिंग्स में हम लोग को जानना है सबसे पहले इसने राजस्व बोर्ड की स्थापना की। पहला चीज क्या जानेंगे, राजस्व बोर्ड की स्थापना, ठीक है, राजस्व बोर्ड की स्थापना 1772। 1772 में क्या कर दिया इसने, तो राजस्व बोर्ड की स्थापना की है। ये राज्य, इसके बाद दूसरा क्या हुआ, राजस्व बोर्ड की स्थापना के साथ साथ जो दोहरी प्रणाली थी, द्वैत शासन था ना, इसको क्या क्या बोला, समाप्त। जो द्वैत शासन लागू किया गया था, ठीक है, 65 में, वो दोहरी प्रणाली या द्वैत शासन 72 में इसने समाप्त कर दिया, ठीक है। राजस्व बोर्ड को कहा गया क्या आप अपने कर संग्राहक नियुक्त कीजिए, ठीक है, तब कौन कौन बसलेगा, अभी तो उप दीवान, द्वैत शासन में क्या था, उप दीवान बहाल किया गया और उप दीवानों ने बहाल कर लिया था, ठीक है। अब कहा गया कि अपने कर संग्राहक आप रख लीजिए। ये राजस्व बोर्ड ने क्या किया, अपने कर संग्राहक रखने का काम किया है, क्या किया, कर संग्राहक रखने का काम कर लिया, ठीक। अब ये कर संग्राहक कर वसूलेंगे, तो जो दोहरा सिस्टम था, दोहरा प्रणाली था, वो समाप्त हो गए हैं। राजकोष था मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद से कहाँ आ गया, कलकत्ता आ गया। ये भी आपसे क्वेश्चन है कि राजकोष कहाँ था, राजकोष मुर्शिदाबाद से कलकत्ता आ गया, किसके समय में, हेस्टिंग्स ने ले आया राजकोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता, ठीक है। तो आर्थिक सुधार में आप इसका ध्यान रखिएगा, राजस्व बोर्ड की स्थापना, दोहरी प्रणाली मतलब द्वैत शासन समाप्त, कर संग्रह का अधिकार राजस्व बोर्ड को दिए गए, राजकोष को मुर्शिदाबाद से वापस कलकत्ता ले आया गया, ठीक है। इसका देखिए भू व्यवस्था, भू व्यवस्था या भूमि व्यवस्था में इसने क्या प्रयास किए। भूमि व्यवस्था एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है हमेशा से। तो 1772 में एक नया सिस्टम दिया गया, नीलामी प्रथा शुरू हुआ। क्या है, याद रखिएगा, नीलामी। नीलामी का मतलब ही क्या होता है, जो सबसे ऊंची बोली बोलेगा उसका हो जाएगा। तो कहा गया कि 5 वर्ष के लिए कर संग्रह का अधिकार नीलामी के आधार पर दिया गया। 1772 में नीलामी शुरू कर दिया गया, कहा गया कि 5 वर्ष के लिए कर संग्रह का अधिकार मिल जाएगा जो सबसे ऊंची बोली बोलेगा, क्लियर। अब देखिए, अब जब ये सिस्टम लागू कर दिया गया, तब क्या होना है कि कंपनी के बहुत सारे अधिकारी ने क्या किया कि अपने निजी नौकरों के नाम पे नीलामी ली। कंपनी के अधिकारी लोग क्या करेंगे, निजी नौकरी के नाम पे बहुत सारी नीलामी खरीद लेगा, खुद ही टैक्स वसूलवाएगा, ठीक है। इवन की हेस्टिंग्स ने भी लिया, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन है, हेस्टिंग्स क्या करेगा। हेस्टिंग्स ने भी अपने नौकर, एक उसका नौकर था, निजी नौकर था, उसका नाम था कुंतु बाबू। कुंतु बाबू इंडियन है, उसका नौकर है, इसका हेस्टिंग्स का।
इसके बेटे के नाम पे, इसका एक 10 वर्षीय बेटा था, इसके बेटे के नाम पे इसने भी नीलामी लेने का काम किया, हेस्टिंग्स ने भी। ठीक है, मतलब समझ क्या रहे हैं हम लोग, अंग्रेज अफसरों ने कल अभी भी लालच नहीं गया और नीलामी सिस्टम में खुद पार्टिसिपेट करके अपने भारतीयों के नाम से चाहेंगे कि हम नीलामी ले ले और कर वसूले। ठीक है, हम लोग हेस्टिंग्स में भी देखते हैं कि हेस्टिंग्स ने कुंतु बाबू, जो उसका बेटा था, उसका नौकर है, उसके बेटे के नाम से एक नीलामी ली थी। ठीक है, अब लेकिन ये सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं चला और 1776 में, 76 में क्या किया गया, 1 साल के लिए नीलामी शुरू हो गई, 1 वर्ष से व्यवस्था लागू हुआ। अभी क्या था 72 में, 5 साल के लिए नीलामी होता था, नीलामी करेंगे 5 साल के लिए। 76 में क्या हो गया, 1 वर्ष के लिए नीलामी शुरू हुआ। आप नीलामी करते हैं, जो खरीदेगा 1 साल तक वो उसका कर वसूलेगा। ठीक है, इसका धन होगा ये न्यायिक सुधार पे, भूमि सुधार हो गया। न्यायिक सुधार पे इसने काम किया है, ठीक ठाक काम किया इसने न्यायिक सुधार पे। इसने न्यायिक सुधार पे क्या किया, प्रत्येक जिले में एक दीवानी अधिक न्यायालय शुरू करवा दिया प्रत्येक जिला में, और एक फौजदारी न्यायालय शुरू कराया। ठीक है, प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय स्थापित किए गए। ठीक है, दीवानी जो न्यायालय है इसको कलेक्टर देखेंगे, दीवानी न्यायालय को कौन देखेगा, तो कलेक्टर देखने लगे दीवानी न्यायालय को। ठीक ना, और ये 500 रुपया तक का मामला सुन सकता था। और इससे आगे बात जाना होगा, दीवानी न्यायालय क्या है, ये जिला वाला, जिला में एक है। इससे आगे बात जाएगा तो कौन सुनेगा, ये सदर, फिर नाम छोड़ जोड़ देगा, सदर दीवानी अदालत। क्या नाम हो गया इसका, सदर दीवानी अदालत सुनेगा। ज्यादा के मामले कौन सुनेगा, सदर दीवानी अदालत सुनेगा। उसी तरह फौजदारी का मामला, फौजदारी के मामला में क्या होना है, अगर वहां जिला न्यायालय में नहीं होगा तब सदर निजामत अदालत सुनेगा। यहाँ खैर सदर जुट रहा है। ठीक है, आपको पहले ही चर्चा की, निजामत का मतलब होगा फौजदारी मामला देखता है, सैनिक मामला देखता है, तो फौजदारी न्यायालय के ऊपर तो सदर निजामत, और दीवानी मामले के ऊपर सदर दीवानी। दीवानी फौजदारी जिले में अलग अलग न्यायालय किसने शुरू करा दिया, फिर हेस्टिंग्स ने शुरू करा दिया। ठीक है, इसी से हम लोग देखेंगे घटनाक्रम घटेगा। ये न्यायालय डिस्ट्रिक्ट वाला चेंज तो इसने किया ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना और हो गया कि 73 में, जो 73 का एक्ट आया है मेरा, 1773 का एक्ट आया ना हेस्टिंग्स के समय, अभी आप पहले भी पढ़े, इसी में एक व्यवस्था होगी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट कहाँ खुल गया, कलकत्ता में खुल गया। ध्यान रखिएगा, 1773 के एक्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कहाँ खुला, कलकत्ता में खुला। अब ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकारता कहाँ होगा, कोई भी कोर्ट है उसका अधिकारता होती है, उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, इसकी अधिकारता कहाँ तक होगी, इसकी अधिकारता कलकत्ता तक ही होगी। कलकत्ता में रहने वाले भारतीय और अंग्रेज दोनों के मामले इस न्यायालय में सुने जाएंगे। कलकत्ता में रहने वाले भारतीय और अंग्रेजों के मामले किसमें सुने जाएंगे, ये कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अधिकारता कलकत्ता तक ही सीमित है। लेकिन अगर कलकत्ता के बाहर के लोग हैं, कलकत्ता के बाहर के लोग में केस है और 2 पक्ष होता है किसी भी केस में, किसी केस में क्या होगा, 2 पक्ष होगा, तो दोनों पक्षों की अगर सहमति है तब मामला कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। कलकत्ता के बाहर के लोगों का मामला कब सुना जाएगा, जब दोनों पक्ष की सहमति, और नहीं तो कलकत्ता में इसकी अधिकारता थी। क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता। इम्पी, क्या नाम है इनका, इम्पी, ये पहले मुख्य न्यायाधीश हुए। ध्यान रखना आपको, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, तो इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश से। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन होना है, इम्पे को होना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को हेस्टिंग्स के समय एक और महत्वपूर्ण घटना पढ़ना है, नंद कुमार का महाभियोग। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा 5 मिनट में खत्म होगा आपका। नंद कुमार, नाम ध्यान रखिएगा, नंद कुमार, नंद कुमार का और अभियोग है, महाभियोग ने, नंद कुमार का अभियोग। अब नंद कुमार कौन है भाई, तो नंद कुमार बंगाल का एक ब्राह्मण है। ठीक है, अमीर ब्राह्मण था नंद कुमार बंगाल का। उसने क्या किया, हेस्टिंग्स पे एक आरोप लगाया। हेस्टिंग्स पे क्या आरोप लगाया कि मीर जाफर की विधवा, उसने कहा नंद कुमार ने कि मीर जाफर की विधवा है मुन्नी बेगम, इस मुन्नी बेगम से इसने, किसने, हेस्टिंग्स ने 3.5 लाख रुपया घूस लिया। कहा कि मुन्नी बेगम मीर जाफर की विधवा से हेस्टिंग्स क्या करता है, 3.5 लाख रुपया घूस लेता है कि आपके बेटे को हम
संरक्षक बना देंगे, मुगल का बंगाल का नवाब बनाएंगे, इसके नाम पे 3.5 लाख रुपया घूस लिया है। ठीक है, ये आरोप लगाया उसने। हेस्टिंग्स ने इस बात से इनकार किया। ये कहेगा नंद कुमार कि हम परिषद की सभा है उसमें आकर अपनी बात बताएंगे, लेकिन गुस्सा करके हेस्टिंग्स ने परिषद को ही भंग कर दिया। ठीक है, तो ये बातें खत्म हो गई, तो वो क्या आके बताएगा। सो इसके बाद हेस्टिंग्स ने नंद कुमार से बदला लेने के लिए क्या किया, अपने सहयोगियों के माध्यम से नंद कुमार के ऊपर 2 केस करवा दिए। ठीक है, कुमार के ऊपर ही केस चला। उल्टा हेस्टिंग्स के साथियों ने क्या किया, उसके सहयोगियों ने क्या किया, नंद कुमार पर केस करवाया। उसमें 2 मामले बनाए गए। पहला मामला बना एक कमालुद्दीन व्यक्ति, कौन, क्या नाम था इसका, कमालुद्दीन। इसने क्या कहा, कमालुद्दीन ने कहा कि नंद कुमार ने हेस्टिंग्स के खिलाफ, और हेस्टिंग्स के खिलाफ कमालुद्दीन ने कहा, और वारवेल के खिलाफ। हेस्टिंग्स का नाम तो आप सुन ही रहे हैं बार बार, वारवेल। हेस्टिंग्स और वारवेल के विरुद्ध में प्रार्थना पत्र पर, जो हम लोग प्रार्थना पत्र देते हैं किसी के विरोध में, वे हमसे दबाव दे के साइन करवाया। मतलब हेस्टिंग्स के खिलाफ जो प्रार्थना पत्र नंद कुमार ने लिखा था उसमें इस कमालुद्दीन का भी साइन था। ठीक है, ये कमालुद्दीन क्या बोल रहा है कि नंद कुमार ने हम पे दबाव दे करके जबरदस्ती ये साइन करवा लिया है इस प्रार्थना पत्र पर। क्लियर। तो पहला आरोप लगा नंद कुमार पे, क्या क्या आरोप लगाया है, दबाव से प्रार्थना पत्र पर साइन कराना। ठीक है, ये आरोप लगाया कमालुद्दीन ने कि हेस्टिंग्स के खिलाफ प्रार्थना पत्र पर दबाव दे करके नंद कुमार ने साइन करवाया। पहला आरोप लग गया। दूसरा आरोप लगा, 2 केस उस पर लोगों ने कराया। एक व्यक्ति था मोहन प्रसाद, एक व्यक्ति का नाम मोहन प्रसाद, इसने एक केस किया। इसने क्या केस किया, इसने कहा एक बुलाकी दास, एक व्यापारी था बुलाकी दास, इसकी मृत्यु हो गई थी। तो दिवंगत बुलाकी दास कहा कि इसके रत्न, इसके जो ज्वेल्स हैं, इसके रत्नों को नंद कुमार ने क्या किया है, जालसाजी से हड़प लिया है। तो बुलाकी दास के रत्नों को, रत्न मतलब आभूषण से, को जालसाजी से हड़पने का अभियोग लगाया किस पे, नंद कुमार के ऊपर। अब 2 केसेस पे हो गया। अब हेस्टिंग्स ने क्या किया, इम्पे था क्या, चीफ जस्टिस। ठीक है, इम्पे की सहायता ली, और इम्पे ने क्या किया, हेस्टिंग्स का साथ दिया और ज्यूरी को प्रभावित किया, जो ज्यूरी है कोर्ट का, और कोर्ट से एक डिसीजन दिलवा दिया कि ये जो नंद कुमार है इसको जालसाजी के मामले में दोषी पाया, और इसको क्या कर दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई। क्लियर है, नंद कुमार को फांसी की सजा दे दी गई। किस केस में, जालसाजी में। जालसाजी मतलब 420 में। ठीक है, तो ये एक बड़ा घटना है, आपको ध्यान रखना चाहिए। जालसाजी के मामले में फांसी की सजा इंग्लिश कानून, अंग्रेजी कानून में भी नहीं है, नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने क्या किया, 420 के तहत फांसी दे दिया। इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसको न्यायिक हत्या की संज्ञा दी है। क्या है ये, न्यायिक हत्या था। हत्या किया गया किसके द्वारा, न्यायिक सिस्टम के द्वारा, न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई है। आपसे फिल्म में बहुत पूछता है, न्यायिक हत्या की संज्ञा किस पे दिया गया, नंद कुमार को फांसी न्यायिक हत्या की संज्ञा है, इसलिए कि जालसाजी जैसे छोटे मुकदमे में इसको फांसी दिया गया इम्पे के द्वारा। इम्पे कौन था, मुख्य न्यायाधीश पहला है सुप्रीम कोर्ट का, कलकत्ता का। ठीक है, इसने हेस्टिंग्स के प्रभाव में आकर के जालसाजी के मामले में इसको फांसी की सजा दिलवा दिया। क्लियर है, ठीक। बस लास्ट है, अब हेस्टिंग्स के बारे में एक चीज और जानेंगे, बस खत्म हो जाएगा। चेत सिंह का मामला। चेत सिंह कौन है भैया, तो बनारस का जमींदार है। कौन था ये, बनारस का जमींदार था। ये किसका आश्रित था, अवध का आश्रित था। ठीक है, बाद में क्या किया, कंपनी का आश्रित हो गया। किसका आश्रित हो गया, कंपनी का। चेत सिंह कौन था, बनारस का जमींदार। ध्यान रखिएगा, पूछेगा चेत सिंह बनारस का जमींदार है, अवध का आश्रित था। बाद में क्या हुआ, कंपनी का आश्रित हो गया। और जब ये कंपनी का आश्रित हुआ तो इसने कंपनी को 22.5 लाख रुपए दिए। ठीक है, 22.5 लाख वार्षिक कंपनी को देना है, प्रत्येक साल बोला हम 22.5 लाख देंगे। ठीक है, शर्त रखा गया कि अब कंपनी इसके अलावा कोई पैसा नहीं मांगेगी। ठीक है, 22.5 लाख के अलावा कोई पैसा कंपनी डिमांड नहीं करेगी, 22.5 लाख देता रहेगा। ठीक है, इस तरह से चेत सिंह क्या है, कंपनी का आश्रित बन गया। ठीक ना।
ये घटना कब की थी? ये 1775 के आसपास में चेत सिंह कंपनी का आश्रित बन गया। लेकिन कुछ ही दिन के बाद 1778 में क्या कहा गया था कि हम पैसा आपसे नहीं मांगेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन 1778 में इसको बोला गया 5 लाख दीजिए। युद्ध कर के रूप में इससे 5 लाख रुपए 78 में मांगा गया। फिर 79 में बोला गया कि 5 लाख दो कर और 2 लाख प्लस 2 लाख दो जुर्माना। क्लियर है? अब देख रहे हैं, सिंपल सा बात समझना है। एक शर्त था कि एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा जाएगा, लेकिन हेस्टिंग्स मांग रहा लगातार इससे। ठीक है, जब लगातार 2 बार पैसा मांग लिया तो इसने क्या किया, सोचा कि चलो हेस्टिंग्स को ही कुछ घूस दे दो। 1780 में 2 लाख का घूस दे दिया। घूस किस लिए दिया भाई? तो घूस इसलिए दिया कि अब कोई एक्स्ट्रा पैसा मत मांगिएगा, 2 लाख रुपए ले लीजिए हमसे पर्सनल, लेकिन कोई एक्स्ट्रा पैसा अब आप नहीं मांगेंगे। हेस्टिंग्स ने घूस ले लिया, घूस का 2 लाख ले भी लिया हेस्टिंग्स ने, लेकिन उसके बाद क्या किया, तुरंत उसके बाद फिर से इसने 5 लाख मांगा। घूस का लेने के बाद फिर से बोला कि 5 लाख और दो भैया, और 2000 सैनिक भेजो। अब चेत सिंह के लिए हो गया कि इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे, तो उसने क्या किया, क्षमा याचना की। कहा कि भैया हमको माफ कीजिए, क्षमा याचना की कि पैसा नहीं दे पाएंगे, बहुत करेंगे तो 1000 सैनिक भेज पाएंगे। यही बात चेत सिंह ने रखा। हेस्टिंग्स को बहाना मिला कि भैया तुम मेरी बात नहीं मानोगे। हेस्टिंग्स सेना लेके चला। क्या करेगा हेस्टिंग्स? सेना लेके चला किधर? बनारस की तरफ चलेगा ना, बनारस का था वो जमींदार। चेत सिंह भागा भागा आया, अब उसको लड़ना तो था नहीं हेस्टिंग्स से। बनारस से निकला, बक्सर में आके इससे मिल लिया। कहाँ मिला? बक्सर में मिला, और अपनी टोपी उसके पांव पे रख दी कि हम आप सरेंडर करते हैं, आपके गुलाम हैं, जो बोलना है बोलिए। हेस्टिंग्स ने कुछ नहीं बोला, इसको लेकर आ गया बनारस। इसको लिया बक्सर से, और बनारस पहुंचेगा, कहानी एकदम ध्यान सुन लीजिए, बनारस आएगा लेकर के, और बनारस लाने के बाद चेत सिंह को बंदी बना लिया। ठीक है, तो चेत सिंह को बंदी बना लेगा बनारस लाने के बाद, तो बनारस के लोगों ने विद्रोह किया। विद्रोह करेगा तो आपको पता है विद्रोह दबा दिया जाएगा। विद्रोह दबा दिया गया, चेत सिंह भाग गया। ठीक है, इस तरह चेत सिंह की कहानी खत्म है। चेत सिंह क्या भाग गया, उसके जगह पे उसका भतीजा जमींदार बन गया महीप नारायण। ठीक है, चेत सिंह भागा और महीप नारायण जमींदार बना। कौन बनेगा? महीप नारायण जमींदार बना। इसने 40 लाख रुपया दे दिया कंपनी को कि ठीक है हम आपको 40 लाख रुपया सालाना देंगे। इस तरह चेत सिंह की कहानी खत्म। आपको सिर्फ कहानी इसलिए चेत सिंह के सुनाए, आपसे पूछता है चेत सिंह कहाँ का जमींदार थे भाई, तो बनारस के थे। चेत सिंह में आप हेस्टिंग्स की भूमिका देख रहे हैं कि हेस्टिंग्स कैसा आदमी है, उसका कैरेक्टर कैसा है। वो एक बार कहा कि इतना 22.5 लाख दीजिए, कोई पैसा नहीं मांगेंगे, लेकिन प्रत्येक साल मांगने लगा। फिर घूस भी ले लिया कि अब नहीं मांगेंगे, फिर मांगा, और जब फिर मांगा नहीं मिला तो आक्रमण किया और उसको बंदी बनाया। क्लियर है? और भाग गया जब चेत सिंह, तो उसके जगह पे उसके भतीजे को जमींदार बनाया, तो उससे 40 लाख रुपए ले लिया। क्लियर? अब एक लास्ट है अवध की बेगम का मामला। चेत हेस्टिंग्स और अवध की बेगम। ठीक है, ये क्या मामला है? तो अवध का जो नवाब है अभी, आसिफउद्दौला, आसिफउद्दौला है अवध में। ठीक है ना, आसिफउद्दौला है, आसिफउद्दौला अवध में है। तो जो अवध में जो संधि हुआ था, उसमें जो पैसा अवध ने गछा था, तो 15 लाख रुपया बकाया हो गया था कंपनी का। मतलब अवध के नवाब को 15 लाख रुपया देना था कंपनी को, ये पैसा दे नहीं पा रहा था। ये पैसा जब डिमांड हुआ इससे, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई हम आपको पैसा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम पैसा दे देंगे अगर हमको आप एक अधिकार दे दीजिए। क्या? तो अपनी बी माता से, मतलब अपने पिता की विधवाओं से, बी माता अपने पिता की, इसके पिता तो है नहीं, इसकी विधवा लेकिन है रानी, 2-4 गो रानी रहती थी लोगों की, अपनी बी माताओं से हमको पैसा वसूलने का अधिकार दीजिए, उसके कोष पे का अधिकार करने का अधिकार दीजिए, तो पैसा दे देंगे। ठीक है, जब हेस्टिंग्स के पास ये शर्त गया, तो हेस्टिंग्स ने तुरंत क्या किया, अवध में जो अंग्रेजी रेजिडेंट था, ठीक है, अंग्रेजी मिडलटन था वहां पे, मिडलटन अंग्रेज अफसर था मिडलटन अवध में। हेस्टिंग्स ने मिडलटन को कहा कि तुम अपना सैनिक शक्ति का यूज कर सकते हो। किनके खिलाफ? इनके खिलाफ, अवध की जो नवाब के भी माताएं हैं, इनके खिलाफ यूज करो। तो सैनिक शक्ति से दबाव बनाया गया और इनसे 105 लाख रुपया वसूला गया। कितना इन लोगों ने वसूल लिया? 105 लाख रुपया वसूल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ गलत है? क्या था
कि इसके पहले ही जो आसिफउद्दौला आप देख रहे हैं, इसके पहले भी जब पैसा का जरूरत पड़ा था सब कंपनी को बोला था कि अपने विमाताओं से वसूल के देंगे, और दिया था। कितना लिया था? 50 लाख। 50 लाख आसिफउद्दौला पहले भी इनसे ले चुका था, अपनी विमाताओं से, अपने पिता की विधवाओं से 50 लाख ले चुका था। और जब 50 लाख इन लोगों ने दिया था, अवध की बेगमों ने, तब कलकत्ता परिषद ने कहा था कि अब भविष्य में आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? इन अवध की बेगम को, अवध की बेगम है, इसको आश्वासन मिला हुआ था कलकत्ता परिषद का, ठीक ना, कि चलिए 50 लाख आप दे दिए ना, अब आपसे भविष्य में पैसा नहीं लेंगे। लेकिन क्या हुआ? आसिफउद्दौला ने जैसे हेस्टिंग्स को कहा कि हमको अनुमति दीजिए उनके कोष पे कब्जा करने का, ये बात को, इस वादे के लोग भूल गया और दोबारा अंग्रेजी सेना का दबाव बना करके अवध की बेगमों से 105 लाख रुपया वसूल कर लिया गया। क्लियर है? बस यहाँ पे हेस्टिंग्स खत्म हुआ। हेस्टिंग्स को आप देख लिए कि किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह से वो धन कमाने का प्रयास कर रहा है और किस तरह से उसने यहाँ पे किसी नियम कानून से ऊपर जाके काम करने का काम किया। ठीक है? जब ये लौट करके यहाँ से जाएगा, हेस्टिंग्स लौटा ना इंग्लैंड, तो उसकी इन्हीं कारणों से क्या होना, उस पर महाभियोग चलेगा। हेस्टिंग्स के ऊपर क्या किया गया? महाभियोग चला है। ठीक है? ऐसा गवर्नर जनरल है इंडिया में जिसपे महाभियोग चला इंग्लैंड में। ये पूछता बहुत बार आपसे, महाभियोग चलाया गया, ब्रिटिश संसद में महाभियोग चला इस पे कार्रवाई के लिए। ठीक है? और बर्क ने, बर्क कौन है? पहले भी कहा, ब्रिटिश सांसद है, इसने बहुत अच्छी अच्छी दलीलें रखी हेस्टिंग्स के खिलाफ, बर्क ने, लेकिन फिर भी संसद ने क्या किया? इसको बरी घोषित कर दिया। ठीक है? तो कोई बात नहीं, आपके लिए क्वेश्चन यही है कि किसके खिलाफ महाभियोग चला, तो हेस्टिंग्स के खिलाफ चला। कब से कब चला? तो 1788 से 95 तक महाभियोग चलेगा। हेस्टिंग्स के खिलाफ मुख्य रूप से कौन लड़ रहा है महाभियोग? तो ये बर्क है, इंग्लिश सांसद बर्क। ठीक है? इसने ये लड़ा है। बर्क ने इसको चूहा और नेबला की संज्ञा दी। ठीक है? बर्क ने कहा हेस्टिंग्स के बारे में कि चूहा और नेबला के समान है। ठीक है? फिर कहा दिया कि अन्याय का मुखिया है। बहुत सारी चीज को बोला गया। बर्क ने कहा कि अन्याय का मुखिया है हेस्टिंग्स। फिर बर्क ने कहा कि क्या है? झूठे बेलों का सरदार है ये तीन चीज जब आपसे पूछा जाएगा, चूहा और नेबला हेस्टिंग्स को कहा गया, झूठे बेलों का सरदार हेस्टिंग्स को कहा गया, अन्याय का मुखिया हेस्टिंग्स को कहा गया बर्क के द्वारा। ठीक है? बर्क ने इसमें महाभियोग चलवाया था, हालांकि ब्रिटिश संसद ने महाभियोग में इसको बरी घोषित कर दिया। ठीक है? लेकिन हम लोग बहुत जानते हैं कि बहुत अच्छे लॉजिक से बर्क इस केस को लड़ा है। इवन कि एक बार हेस्टिंग्स की पत्नी क्या करेगी, वहां पे संसद में बहुत सारा पर्चा जो हेस्टिंग्स के तारीफ में, जो यहाँ पे इंडियंस करेंगे, जो स्वागत करेंगे, वो उड़ाएगी। तो देखिए भारत में कितना लोकप्रिय था हेस्टिंग्स, जहां जहां गया वहां स्वागत हुआ, कितना सम्मान हुआ, वो फोटोग्राफ्स को सदन में फेंकेगी। ठीक है? अपने पति के पक्ष में। देखिए बर्क ने इस पे बड़ा अच्छा सा एक एग्जाम्पल दिया था कि देखिए भारतीय क्या है ना, भारतीय क्या है कि वो तो आप पढ़ेंगे अगर भारतीय, उन्होंने, बर्क ने रखा अपना पक्ष कि भारतीय वो हैं जो सांप भी आता है तो उसको दूध पिला देते हैं। तो ये तो सांप जो काटेगा तो जान ले लेगा, प्राण ले लेगा, उसको भी दूध पिलाते हैं। तो हेस्टिंग्स का सम्मान इसलिए कि उसके यहाँ गया, उसके यहाँ कार्यक्रम में जाता था, ये सम्मान करते थे, ये अलग बात है। क्लियर है? लेकिन ये वहां पे अत्याचार जो किया अवध के बेगम के खिलाफ, चेत सिंह के खिलाफ, या बैक न्यायिक व्यवस्था में, इन सबको मिला के उसने एक महाभियोग लाया था, लेकिन ये महाभियोग सफल नहीं हुआ और गिर गया। क्लियर है? ठीक, इस तरह से आज हम लोग हेस्टिंग्स तक देख लिए हैं, आज यहीं तक देखेंगे। ठीक है?